स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आपको एक बात बताता हूं, और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप इस पर सोचें, विचारें। 26/11 का हमला आपको याद होगा। कसाब पकड़ा गया था, उसे कोर्ट में पेश किया गया। कसाब ने यह कहा कि मैं तो जुवेनाइल हूं, यानी 18 साल से कम का हूं, लेकिन उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई पेपर्स नहीं थे। अब मान लीजिए कि अगर कसाब जब पाकिस्तान से चला था, वो अपने साथ सर्टिफिकेट लाया होता, अगर वो सचमुच जुवेनाइल था तो अगर सर्टिफिकेट लाया होता, कोई डॉक्यूमेंट लाया होता, कोई स्कूल का सर्टिफिकेट लाया होता और वो ये साबित कर लेता कि वो जुवेनाइल है, तो क्या उसे फांसी हो सकती थी? जवाब है नहीं, क्योंकि वो जुवेनाइल है, यानी 18 साल से कम उम्र का है। ऐसे में उस वक्त ऐसा नहीं हो सकता था। अब ये मैंने आपको क्यों बोला, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल उदयपुर कांड के बाद देवराज अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो आरोपी है उसे फांसी की सजा देने की मांग उठ रही है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मांग विपक्ष के द्वारा भी की गई। सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन वो जुवेनाइल है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो वो मासूम है या अपराधी, और उसकी सजा किस तरह की हो, इस पर ये बहस नई छिड़ती महसूस हो रही है। और इसी को एड्रेस करने के लिए ये डिबेट मैं लेकर आया हूं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में कुछ और गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। मेरे साथ अभिषेक पारीक जी भी जुड़ चुके हैं, वकील हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। अभिषेक भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। कुछ सालों पहले ऐसे ही एक केस में जिसमें आरोपी जुवेनाइल था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून में तो बदलाव नहीं कर सकते, हम कानून में बंधे हुए हैं, जघन्य अपराध होते हुए भी हम जेल की सजा नहीं सुना सकते। मेरा सवाल आपसे यह है कि इसका क्या मतलब समझा जाए? जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उससे हम क्या समझें? सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम है, जो उसके सामने कानून है, जो प्रावधान हमारे कार्यकारिणी, जो कि लोकसभा राज्यसभा में जो कानून हमारे पारित होते हैं, उनकी पालना हुई है या उनकी अवहेलना हुई है, इस पे अपना निर्णय देना उनका काम। कानून बनाना है, कानून में संशोधन करना हमारे न्यायपालिका का काम नहीं। तो यही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने करते हुए अपनी जो सीमित उनकी शक्तियां हैं उसका भान कराया, और कहीं ना कहीं ये एक संकेत दिया कि इस तरीके के कानून में संशोधन की अति आवश्यकता सामाजिक स्तर पर हो गई। उसका सरकार ने भी संज्ञान लिया। निर्भया केस जो हुआ दिल्ली में, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, और उसी के बाद ये जुवेनाइल और जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड जितने भी आगे चर्चाएं हुई, उसके बाद में एक अमेंडमेंट सरकार द्वारा 2013 में लाया गया, केंद्र सरकार द्वारा, इसको कि हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। और उसके बाद में 2015 में फिर से एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया, जिसे राज्यसभा ने पारित किया। इन दोनों कानूनों से थोड़ा सा उसको और स्ट्रिंजेंट कर दिया, और उसको सख्त कर दिया गया है। जो भी जुवेनाइल अक्यूज्ड है या कन्विक्ट है अगर कहें तो उनमें उनकी एज जो पहले 18 वर्ष हुआ करती थी, 2005 के एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2005 हटा के 16 कर दिया गया। और जो नहीं, जितनी मेरी जानकारी है, जितनी मेरी अल्प जानकारी है अभिषेक भाई, मुझे ये जानकारी है कि वो जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद उसमें एक डिवीजन है सेक्शन 15 का, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर जिसने अपराध किया है वो 16 से ऊपर हो और 18 से कम, और उसने कोई हीनियस क्राइम कमिट किया है, तो उसकी मेंटल कैपेसिटी को एसेस किया जाए और ये देखा जाए कि क्या उसकी मेंटल कैपेसिटी या मेंटल स्टेबिलिटी किसी एडल्ट से मैच करती है। अगर है तो उसे एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट, चिल्ड्रन कोर्ट ही होगा, पॉक्सो वाला। हाँ, और उसमें एक और कंडीशन है कि उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। एग्जैक्टली, हाँ। तो जुवेनाइल के लिए मैक्सिमम सजा का प्रावधान क्या है? मतलब थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूं। 7 साल, 7 इयर्स। हाँ, 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है इसका। मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो 7 साल का हो सकता है। वो तो फिर वो नॉर्मल जेल में रहेगा या फिर बाल कल्याण समिति या बाल सुधार गृह में, या क्या है? नहीं, वो रिफॉर्मेशन सेंटर में रहेगा सर। बाल कल्याण जो भी उनका रिटेंशन सेंटर होता है वो उसी में रहेगा।
और मैक्सिमम के बाद देखिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम का जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य जस्टिस सिस्टम का है, वो सुधार करना है नहीं, लेकिन आरोपित है। एक सवाल और अभिषेक भाई, एक सवाल और। मान लीजिए वो जो अमेंडमेंट आया, अगर 16 से ऊपर का है, 18 से कम वाला है और उसकी मेंटल कैपेसिटी एडल्ट से भी मैच करती है, तो उसके लिए भी मैक्सिमम सजा 7 साल ही है। ठीक है, ठीक है। अगर अगर ट्रायल उसका जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में हो रहा है तो उसकी मैक्सिमम सजा 7 साल ही है। ठीक है। मैं पौरुष भारद्वाज के पास अब जाना चाहता हूं। पौरुष भारद्वाज, पौरुष भाई, अच्छा देखिए मेरे साथ और भी गेस्ट जुड़ेंगे। पौरुष भारद्वाज जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपको क्या लगता है? गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि वो एक जुवेनाइल है, वो 16 से 18 की कैटेगरी में भी नहीं आता आरोपी। वो आरोपी 15 साल का है, मतलब हम उसे अपराधी भी नहीं बोल सकते और हम उसे, जिस तरह का क्राइम है, हम मासूम भी नहीं मान सकते। तो कड़ी से कड़ी सजा उसके लिए क्या होगी? मेरे ख्याल से वो तो जेल का मुंह भी नहीं देखेगा। तो क्या कड़ी सजा की मांग आप कर रहे हैं? मतलब मैं समझना चाहता हूं, आप इस केस को किस तरह से लेते हैं, क्या सोचते हैं? स्वप्निल जी, कोई आवाज में बैकग्राउंड से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं चाहूंगा एक बार कहीं से आ रहा हो तो उसको खत्म करें आप जी। स्वप्निल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। मैं एक्चुअली पौरुष भाई, शीला सैनी जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि चेयरमैन है बाल कल्याण समिति की। शीला जी, मैं आपका स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। शीला जी, मैं दरअसल आपके साथ मौजूद कुछ लोग हैं शायद जो बातचीत कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। मैं पौरुष भाई से सवाल के बाद आप ही के पास आऊंगा। पौरुष भारद्वाज, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस तरह के केसेस को आप क्या सोचते हैं? मतलब आप ये बताइए, कोई मासूम है या अपराधी है, या मिनिमम एज 16 कर दी, मांग करेंगे 14 कर देंगे, मांग करेंगे 12 कर देंगे, हम मतलब होना क्या चाहिए? कड़ी सजा क्या होगी? स्वप्निल जी, देखिए, आपके दो तरह के सवाल थे। एक तो प्रदेश अध्यक्ष जी के स्टैंड पे आपका सवाल था, दूसरा अभी आपने जो मेरे से पूछा। तो प्रदेश अध्यक्ष जी की जो मांग है उसके संदर्भ में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे कानूनों में जो प्रावधान है, कि जो इस एज ग्रुप के लिए भी जो प्रावधान है उसमें भी जो कड़े से कड़ा प्रावधान है, तो निश्चित तौर पे उसके अनुरूप सजा दी जानी चाहिए। और देखिए, दूसरी बात ये कि अभी हम जो बात कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति जो बन गई कि जिस हिसाब से इस एज ग्रुप के लोग जो है वो भयावह अपराध कर रहे हैं, तो देखिए उसके लिए जो है कानून में सुधार वाली बात, तो निश्चित तौर पर देखिए यदि हम देखेंगे तो एक जो जिस हिसाब से हम लोग जो हमारा जो सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है, चाहे वो हमारा प्रशासनिक सिस्टम हो, चाहे वो हमारा सामाजिक सिस्टम हो, और जिस प्रकार से बच्चे हर क्षेत्र के अंदर आगे जा रहे हैं। स्वप्निल भाई, आपको ध्यान होगा कि हम लोग जब फर्स्ट डिवीजन भी आते थे, 60% भी नंबर लाते थे, तो उस समय बहुत बड़ी खुशी की बात होती थी। पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे जाते थे, मिठाई खिलाई जाती थी। परंतु आज 90% भी लाना जो है बच्चों के लिए बड़ी बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक मानसिक स्थिति जो है बच्चों की, वो हर क्षेत्र में, चाहे वो सकारात्मक क्षेत्र हो या नकारात्मक क्षेत्र हो। मैं आपको काउंटर कर रहा हूं, पौरुष भाई, मैं आपको काउंटर कर रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी को चाकू मारे, या आपको पता है आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप किसी को ठोक दें, है? या फिर निर्भया केस, उसमें माना जा रहा था कि सबसे दुर्दांत तो एक नाबालिग था। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 3 से 7 साल, क्या उन कानूनों में वही कड़ी सजा है, लेकिन क्या इसे कड़ी सजा कहा जा सकता है? क्या दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या ये कड़ी सजा रिफ्लेक्ट करती है? नहीं, बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए मैं यही आपसे बात कहने के लिए जा रहा था। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए कि हमें जो है, अब जैसा कि हमारी 2013 में हमारी सरकार ने जो अमेंडमेंट किया, उसके बाद जो 2015 में अमेंडमेंट हुआ और उसमें कहा गया कि 2016 से 16 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चे का मानसिक परीक्षण किया जाना चाहिए कि उसकी मनोस्थिति क्या है। तो निश्चित तौर पर मेरा मानना यह व्यक्तिगत तौर पर भी है कि इसकी उम्र और ज्यादा घटाई जानी चाहिए, जिस हिसाब से तकनीकी बढ़ रही है, जिस हिसाब से बच्चों का लेवल जो मेंटल IQ का, चाहे वो अपराध की तरफ बढ़े, चाहे वो सकारात्मकता की तरफ बढ़े, वो तो समय के साथ होता रहेगा ना, वो तो प्रकृति का नियम है पौरुष भाई, वो तो होता रहेगा। आज हमने अभी 16 किया है, हम फिर उसको 14 करने की मांग कर लेंगे, फिर हम उसको 12 करने की मांग करेंगे, और ये करते करते हम 7 की उम्र तक आ जाएंगे। लेकिन अब खुद बताइए, क्या किया जाए? मतलब नॉर्मल ट्रायल से बच्चों को फेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये भी तो एक ऐसा सवाल है जो उतना ही वाजिब है जितना मेरा पहला सवाल था। नहीं,
स्वप्निल भाई देखिए, वो बात आपकी सही है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो सेकेंडरी बात है, परंतु आज जो क्या होने के लिए जा रहा है, तो निश्चित तौर पे जो हमारे कानून बने हुए हैं हम उनको अच्छा कहें या उनको खराब कहें वो एक अलग बात है, उसकी समीक्षा हो सकती है। परंतु निश्चित तौर पे देखिए आज की तारीख में जो भी पक्ष है और जो खास करके जो समझता है, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात मानता है, तो वो तो यही बात कहेगा कि भाई वर्तमान कानून के अनुरूप जो कड़ी से कड़ी सजा हो उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, और यदि कोई किसी को सजा ठीक है, मैं शीला सैनी जी आपके पास आ रहा हूं। शीला सैनी जी, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ये कुछ अजीब सी स्थितियां हैं। अब जैसे अगर आप चाइल्ड लेबर किसे मानते हैं, चाइल्ड लेबर उसे मानते हैं जो 14 साल से नीचे का हो, लेकिन 14 साल के ऊपर में 14 से 16 तक वाले को आप हीनियस क्राइम के लायक नहीं मानते हैं। रजामंदी, पुरुष और महिलाओं के बीच में रजामंदी की उम्र को आप 16 तक लाने की बात करते हैं, लेकिन क्राइम में फिर एक अलग तरह की बात सामने आ जाती है। हम किसी भी क्राइम करने वाले को मासूम समझें या फिर अपराधी समझें, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ये एक्चुअली ये बच्चों को लेकर हम जो कहना चाहेंगे वो यही है कि इनमें बच्चों में तो अगर किसी ने इस एक्ट को बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। इसमें ऐसा तो है नहीं कि किसी एक ने बनाया होगा, कई जस्टिस इसमें आए होंगे, कई अनुभवी आए होंगे, इसमें कई सामाजिक लोग आए होंगे, जरूर कोई एक बनी होगी सोच। तो एक्ट को बनाने में बहुत बड़ी प्रोसेस, बड़ी मशक्कत के बाद बना होगा। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ कि जब बच्चा एक हीनियस क्राइम कर देता है तो वो इस तरह का कर देता है कि हम सब लोगों के दिमाग के मतलब एक कीड़े झड़ जाते हैं कि ऐसा क्राइम एक बच्चा कैसे कर सकता है। तो मेरा सोचना ये है कि उसके पीछे ये हमारे ही किसी लोगों का हाथ होता है जो क्राइम की एक गैंगस्टर उसको कहना मेरे ख्याल से सही रहेगा, वो उसको इस्तेमाल करता है। बच्चे में इतनी सोच परिपक्व नहीं हो पाती है, उसमें वो लोग उसकी सोच को बदल नहीं सकते लेकिन उसको यूज करते हैं वो। हाँ, नहीं, मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ, मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ। हाल के दिनों में हमने देखा एक बड़े नामी गैंगस्टर ने नाबालिग बच्चों को हथियार चलाने के लिए हायर करना चालू किया है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि नाबालिग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 7 साल में छूट जाएंगे। दूसरा यह है कि निर्भया केस की जिस तरह से देश भर में चर्चा हुई, उसके बाद कई नाबालिगों को ये समझ में आ गया है कि सजा तो ज्यादा होने वाली नहीं है, तो ऐसे में उनके भी हौसले कुछ ज्यादा बुलंद हो रहे हैं। तो मौजूदा कानून के स्ट्रक्चर से तो इसे काउंटर नहीं किया जा सकता, तो किया जा सकता है? जी, लेकिन इसमें क्या 2015 में एक्ट में संशोधन इसीलिए किया गया था कि निर्भया जो कांड हुआ था उसमें एक नाबालिग बच्चा था, उसका सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम था। तो उसको लेकर इसमें यह था कि आपके जो 17 से 18 बीच के जो बच्चे होते हैं उसको हम वयस्क की सजा देंगे। एक्ट में ये ऐसा हुआ था, लेकिन वो रहेगा वहीं पे और उसकी जो ट्रायल भी चलेगी तो वो संबंधित कोर्ट में चलेगी, लेकिन उसकी SIR, उसकी परिस्थिति, उसकी कंडीशन, उसकी सोच, उसका माइंड, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होगी, तब उसको सजा दी जाएगी। इस तरह का इसमें बदलाव आया था। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें थोड़ा बदलाव तो और आना चाहिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जिस तरह का ये यंत्रीकरण है और जिस तरह की सामाजिक सोच और ये मोबाइल और इस तरह की जो चीजें हैं, तो मतलब बहुत आगे तक बच्चों की सोच को परिपक्व करता जा रहा है। उम्र से पहले उनको एक सोच को लेके डेवलप हो रही है, एक सोच डेवलप हो रही है उसमें। तो इसमें कुछ सुधार तो और होना चाहिए, मेरी ऐसी सोच है। ठीक है शीला जी, मैं आता हूं आपके पास। अभिषेक पारीक, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, चाइल्ड लेबर में आप ये कह देते हैं कि 14 साल के नीचे अगर बच्चा काम कर रहा है तो वो चाइल्ड है, उसके बाद वो चाइल्ड नहीं है। लेकिन उसके बाद वो जुवेनाइल है, उसमें भी वो जिसमें 16 साल की उम्र अगर वो टच कर चुका और 18 से नीचे, तो हम उसको मेंटली एसेस करेंगे। क्या ये बातें आपस में किसी तरह का कोई तारतम्य बनाती हैं? क्या ये सेंस बना पा रही हैं? नहीं, इसमें थोड़ा इलॉजिकल है। हाँ, जरूर हम ये कह सकते हैं। प्लेन साइड से हम अगर उसको देखें तो एक लिविंग कंडीशन, लेकिन जो निर्भया का केस था, मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के नाम से वो केस था, उसके पश्चात सरकार ने जस्टिस JS वर्मा कमेटी का गठन किया। जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सब बातें पूर्ण तरीके से
डिस्कस की, उसके बाद में उन्होंने अपना निष्कर्ष जो दिया उसमें उन्होंने यही निष्कर्ष दिया था कि क्योंकि हमारा जो तंत्र है, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो न्याय प्रणाली है, वो रिफॉर्मेटिव है, उसके अंदर हमें उसे नाबालिग को सुधरने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और क्योंकि हमारी जो जेल है, जो रेगुलर जेल फॉर एडल्ट है, विजुअल्स के लिए जो जेल है, उनके अंदर किसी भी तरीके के सुधार, रिहैबिलिटेशन, रिफॉर्मेशन का कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग जो इनमेट्स हैं उनके अंदर किसी तरीके की सुधार प्रणाली को विकसित नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसको चाइल्ड कोर्ट में और रिफॉर्मेटिव सेंटर में रखने का ही कंटिन्यू रखने का प्रावधान दिया। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे मेरा एक सवाल है आपसे, ये मेंटल कैपेसिटी को एसेस कैसे किया जाएगा? मतलब कुछ देखिए, कुछ तो इंटरनेशनल रूल्स भी हैं जो फॉलो करने होते हैं कानून बनाते वक्त, संशोधनों के वक्त। जैसे जब मैं स्टडी कर रहा था जुवेनाइल को लेकर, तो बीजिंग रूल्स की बात मेरे सामने आई, वो भी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी की बात करता है। हवाना रूल्स की बात सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात सामने आई। वो भी बड़ा घचपच है, आम लोगों तक उसकी जानकारियां प्रॉपर है नहीं। लेकिन फिर भी भाई, आप मेंटल कैपेसिटी में एसेस क्या करेंगे? 16 से 18 का है, अब वही असेसमेंट 15 के लिए क्यों नहीं हो सकता, 14 के लिए क्यों नहीं हो सकता? मेंटल कैपेसिटी एसेस हो गई, वहां वो हमारा लेवल हम पार कर गए। उस लेवल को पार करने के बाद मैं आपको जेएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ कि क्योंकि वो रिफॉर्मेटिव और रिहैबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेशन का सिस्टम हमारे पास में जेल्स में डेवलप नहीं हुआ है, जो कि मेजर्स की जेल है, जो कि रेगुलर जो हमारे कन्विक्ट्स इन जेल्स में जाते हैं, वहां पे हमारे पास में ऐसा कोई सिस्टम डिवाइस अभी तक हम नहीं कर पाए हैं इतने साल बाद भी, कि वहां पे उन जुवेनाइल्स का बाकी के जो रेगुलर कैदी हैं उनके साथ में कुछ उनसे छटनी हो सके और उसके बाद में उनको रिफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो सके, उनको वहां पे इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जा सके, इस तरीके का उनको वातावरण दिया जाए कि उसमें उनका जो भी वैयक्तिक स्तर है वो सुधरे, वो लोग अपराध की दुनिया से ना जुड़े। तो जेएस वर्मा कमेटी ने स्पेसिफिकली इस बात पे डील किया है। उन्होंने विशेषकर इस मुख्य मुद्दे पे अपना टिप्पणियां दी हैं कि अगर वे जेल में जाएंगे तो वो संभावना 90% बढ़ जाती है कि वो हार्डकोर क्रिमिनल बन के जेल से बाहर निकलेंगे। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अभी तक वो संशोधन जो कानून के सजा के परिप्रेक्ष्य में है उन्हें लागू नहीं किया गया है, मैं ये समझता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। और दूसरा, क्या जो ट्रायल चल रहा है, पौरुष भारद्वाज, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जो ट्रायल चल रहा है, क्या वो किसी आम केसेस की तरह वो ट्रायल चलना चाहिए? अब आप देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि तलवार की धार पर चलने जैसी स्थितियां होंगी। अगर आप किसी बच्चे का जो 16 से 18 साल का है, जो जुवेनाइल है, उसकी एज को आप भी कह रहे हैं कि कम करना चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेंटल असेसमेंट होने के बाद फिर क्या हम पुलिस को यह अधिकार दे देंगे कि वो बच्चा तो मेंटली असेस करने पर एडल्ट की तरह का पता चला है, फिजिकली नहीं है, तो क्या हम पुलिस को यह अधिकार दे देंगे कि वो उसे एडल्ट की तरह ट्रीट करे? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मुझे लगता है कि सोच समझकर हमें बयान देना चाहिए, सोच समझकर हमें इस पर कुछ बोलना चाहिए, कोई मांग उठानी चाहिए, या सरकारों को फैसला लेना चाहिए। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है पौरुष भाई। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे स्वप्निल भाई, देखिए आप जैसा कि अभी वकील साहब बता रहे थे कि इस मामले में जेएस वर्मा साहब की कमेटी बैठी थी और उसमें भी यही बात उठी थी कि यदि आप किसी को मानसिक तौर पे परिपक्व भी पाते हैं और यदि उसको आप मुख्य जेल में भेजते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पे आप और हम सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया भर की और खास करके भारत की जेलों में क्या हाल है कि वहां से जेलों में बैठ करके लोग क्राइम करते हैं। तो निश्चित तौर पर इन बच्चों का जो है भविष्य 90% खराब होने की संभावना होती है। तो देखिए, ये बड़ा संवेदनशील मामला है। इस पे मुझे लगता है जहां तक कि अपराध होने के बाद क्या कार्रवाई हो वो भी चीज जरूरी है, लेकिन उससे पहले जैसा कि शीला मैडम ने बताया कि आजकल देखिए जैसे कि मोबाइलों में रील्स वगैरह आती हैं और जो कई जो हमारे संचार माध्यम है उनके माध्यम से जिस प्रकार से नकारात्मक व्यक्तियों का महिमा मंडन किया जाता है, तो उससे जो बच्चे जो प्रेरणा लेकर के ये अपने आप में खुद हीरो बनने की कोशिश करते हैं, खुद विलेन बनने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कई रील्स में आता है, कई बच्चों के हम लोग भी देखते हैं आम जीवन में। लेकिन पौरुष भाई, ये तो बड़ी हल्की बात हो गई, ये तो बड़ी हल्की बात हो गई। मैं आपको इससे गंभीर बात बताता हूं। आप देखिए ना, हाल के दिनों में हमने देखा कि गैंगस्टर्स ने बच्चों को हायर किया गोली चलाने के लिए। अब आप देखिए, जो सलमान खान पर अटैक वाली बात बन रही थी, जो साजिश वाली बात सामने आई थी, उसमें भी जानकारी यही मिली कि बच्चों को हायर किया गया जो रैकी कर रहे थे, जो गोली चलाकर श्रीलंका भाग जाते। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा बच्चा पकड़ भी लिया जाए तो क्या है, वो तो कुछ ही दिनों बाद वापस खुलेआम होगा। नहीं तो देखिए स्वप्निल भाई, फिर इसमें कानून का संशोधन मुझे मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि इस बच्चे के ने जो अपराध किया वह स्वयं प्रेरित अपराध किया है या इसके पीछे किसी गैंग का हाथ है।
निश्चित तौर पे ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए कि जो अगर यदि कोई गैंग निकलती है, जैसा कि आपने कहा और हम लोगों को भी पता है सारी चीजें, तो अगर कोई गैंग किसी बच्चे का दुरुपयोग करी तो मुझे लगता है कि उस बच्चे से ज्यादा कड़ी सजा का प्रावधान उस गैंग के लिए, उस गैंग के सदस्यों के लिए होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, मैं जो अभी आपको बात कर रहा था कि हमारे भारत में तो ये प्रवृत्ति पिछले कुछ समय से शुरू हुई है। हम लोग आए दिन ऐसे समाचार आते थे कि अमेरिका के स्कूलों में गोलीबारी हो गई, अमेरिका के अंदर जो है बच्चों ने आपस में क्लास के अंदर एक दूसरे को गोली मार दी। तो इस तरह का जो वातावरण जो पश्चिम में था, तो निश्चित तौर पर देखिए ये वहां पे जो संचार तंत्र, खास करके जो सोशल मीडिया है, वो वहां पे जब चरम पे थी तो वहां पर इस प्रकार के अपराध हुए। और पिछले कुछ 5-7 वर्षों में, हमारे 10 साल में हमारे भारत में भी ये चीजें बढ़ी है। लेकिन इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि बच्चा प्रेरणा कहां से ले रहा है। हर बच्चा तो अपराधी खुद तो नहीं बनता। मैं आपको काउंटर कर जाऊंगा इसी बात पे। निर्भया आपके बताए हुए रेजिम से पहले का है, और उससे पहले भी कई ऐसे हीनियस क्राइम्स आए हैं जो बच्चों के द्वारा अंजाम दिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि स्वप्निल भाई ऐसे मामले हैं निश्चित तौर पे, परंतु देखिए ऐसे मामले गिने चुने मामले हैं कि जिनमें जो खुद व्यक्ति अपराधी होता है और हीनियस क्रिमिनल होता है। परंतु देखिए जो अधिकतर आज जो स्थिति बन गई, आप देखिए आज लोगों में सहन शक्ति खत्म हो गई है। हर व्यक्ति जो है एक सकारात्मकता की बजाय नकारात्मकता की तरफ जल्दी प्रेरित हो रहा है। तो हमें जो हमारा जो एक बच्चों का जो एक दायरा है, जो सामाजिक दायरा है, परिवार का दायरा, निश्चित तौर पर वहां पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किसी ऐसी प्रवृत्ति से जो है आकर्षित ना हो, या फिर कोई गैंगस्टर है वो बच्चों का दुरुपयोग नहीं करे। निश्चित तौर पर परिवार को मैं आपकी सामाजिक दायरे वाली बात से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं आपकी सामाजिक दायरे वाली बात से पूरी तरह से सहमत हूं। इसमें परिवारों पर भी जिम्मेदारी आ जाती है। उदयपुर कांड में तो परिवार के संस्कार तक पर सवाल उठ गए, लेकिन मैं उस पोर्शन पर अभी नहीं जा रहा हूं, उस पोर्शन पर मैं जाना भी नहीं चाहता हूं। शीला जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। शीला जी, मैं आपसे आपके अनुभव में ये पूछना चाहता हूं, कितना मुश्किल होता है बच्चों को टैकल करना, या कितना मुश्किल होता है उनको मेंटली एसेस करना? देखिए, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता, पर हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एक विशेष तौर से उनको माइंड को बिल्कुल इस तरह से डाइवर्ट कर दिया जाता है कि बच्चा बस वही चीज को, जैसे किसी भी चीज को लेकर हम एक बार बच्चे को बोलते जाए कि ये करना है, 100 बार करने पर उसके माइंड में वही चीज आ जाती है। उसको तो लेकर हमें दिक्कत आती है। बाकी जो सिंपल जो बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इनिशियल स्टेज पे तो आपके अपने अनुभव में, शीला जी मुझे बताइए, आपके अपने अनुभव में जब भी कभी किसी को सजा हुई या जो भी उसको जुवेनाइल के दायरे में उसको दिया, पनिश किया जा सकता है, वो किया गया? क्योंकि बड़ी हास्यास्पद सजाएं भी हमने सुनी है। ऐसे लिखकर छूट जाओ, ये भी सजा हमने सुनी है, या पुलिस की सेवा कर लो, ये भी सजा हमने आपसे। उससे कौन सुधरा है आज तक? कितने लोग सुधर जाते हैं? देखिए, ऐसे तो मैं घटनाएं अगर बताऊंगी तो बहुत सारे मेरे अनुभव रहे हैं। मैं संप्रेषण गिरे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी थी मेंबर, और अब मैं CWC में हूँ, तो काफी मेरा अनुभव और तजुर्बा रहा है। कई बार तो सचमुच ये होता है कि एक बच्चा था और बिल्कुल डिक्टेशन प्राप्त बच्चा था, और उसी बच्चे को जब हमारे पास क्राइम में आया, वो केवल उसने लिफ्ट केवल एक बच्चे ने ले ली थी उस मतलब किसी गाड़ी में कि मैं मुझे कहीं जाना है, और वो उसमें जब चला गया तो पता लगा कि वो ऐसे क्राइम में फंस गया कि उस जिस गाड़ी में उसने लिफ्ट ली थी, उस गाड़ी के अंदर ऑलरेडी ऐसे मतलब मुस्लिम थे, जिससे वो उनके एडिशनल उसमें हो गया। हालांकि उसमें ऐड नहीं था वो, लेकिन उसका जीवन खराब हो गया और आगे जाके वो बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब वो कई बार रिजल्ट ये आता है कि ऐसी संगत में जाने के बाद में बच्चा परिवर्तन हो भी जाता है। हमने देखा है बाल संप्रेक्षण गृह में। अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी जयपुर में कि कुछ गैंगस्टर्स को फॉलो करने वाले बच्चे बाल संप्रेक्षण गृह के अन्य बच्चों को गैंग में शामिल करने की दिशा में काम कर रहे थे, उनको समझा बुझा रहे थे, ब्रेन वॉश की कोशिशों में थे। अभिषेक पारीक, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कुछ दिनों पहले आपने भी वो केस सुना होगा जो बड़ा सुर्खियों में आया, बड़ा हास्यास्पद था, जब ये बोला गया कि बच्चों से कि भाई तुम ऐसे लिखो। हालांकि मैं उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो कोर्ट का एक फैसला है, लेकिन आप भी जानते हैं किस तरह से पब्लिक आउटरीच उस पर देखने को मिला। मेरा अंतिम सवाल है, क्या अपवाद हो सकते हैं, क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं? क्योंकि ये बात मुझे डराती है कि अगर जब कसाब ने कहा था मैं जुवेनाइल हूं और उसके पास कोई पन्ना होता तो कसाब के साथ क्या होता, क्योंकि उसके पास पेपर्स नहीं थे और कोर्ट ने नहीं माना उसे जुवेनाइल। लेकिन अगर वो कोई कागज का टुकड़ा प्रोड्यूस कर देता कि मैं जुवेनाइल हूं, मेरी उम्र 17 साल 11 महीने 21 दिन या 28 दिन है, तो फिर क्या होता? वो तो सड़कों पे होता, आज कहीं किसी और देश में होता, पता नहीं क्या होता। मैं जवाब देता हूं आपको। जो भी भारत में
प्रावधान है, जितने भी कानून हमारी संसद ने हमारे देश के नागरिकों के लिए पारित किए हैं, वो नागरिकों पे ही लागू होते हैं। हमारे देश के बाहर के जो गैर नागरिक हैं, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनको वो प्रावधान उन पे लागू नहीं होंगे। उसकी सुविधा असुविधा जो भी है वो हमारे देश के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है। तो जो कसाब का वो जो उनके वकील ने उस समय जो डिफेंस लिया होगा कि ये जुवेनाइल है, तो दैट वाज वो वैसे भी उनके लिए किसी भी काम का नहीं था। ओके, वो वैसे ही ट्राई किया जाता है एज ए टेररिस्ट इन रेगुलर कोर्ट। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो अपवाद की, एक्सेप्शंस punishments की, है, मैं अपवाद की बात हाँ जी, पूछना जो चाह रहा हूं कि punishment- क्या किसी केस को अपवाद या एक्सेप्शन ट्रीट करके प्रावधान किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट्स इस बेसिस पे बन सकते हैं? देखिए, किसी भी एक्सेप्शन के लिए हम लोग अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट पूरे कानून में होगा ना। हाँ, उसके अंदर हम लोग कोई एडिशन कर सकते हैं। स्टेट ऑफ राजस्थान जैसे इस स्थिति के अंदर हर किसी स्टेट को ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से, जैसे अब भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्यायिक संहिता, न्याय संहिता का अब हमारे ऊपर लागू हो गए हैं, तो हम उनमें हम स्टेट अमेंडमेंट करके और इस तरीके की स्थिति से सामना करने के लिए हम हमारे स्टेट अमेंडमेंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आईपीसी में भी बहुत सारे स्टेट अमेंडमेंट्स हुआ करते थे, वैसे ही अब न्याय संहिता, न्याय सुरक्षा संहिता दोनों के अंदर हम राजस्थान स्टेट पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज के अभी जो भारद्वाज साहब है उन्होंने मेंशन किया, तो वहां पे होम जेल जिसको कहते हैं ग्राउंडेड होना, उसका बहुत प्रचलन है। तो जो भी जुवेनाइल है जिनको कि हम रेगुलर कोर्ट्स में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे कोर्ट के पास में, हमारे जेल्स के पास में रिफॉर्मेटिव मतलब सुधार के कोई आधारशिला नहीं है, तो उस आधारशिला के अभाव में हम उनको घरों के अंदर नजरबंद किया जा सकता है उन नाबालिगों को, कि अपने ही पेरेंट्स के सामने वे बंद रहेंगे, उनके डिवाइस कर दिया जाए जीपीएस लोकेशन मार्किंग। क्योंकि दरअसल ये देखिए, मैं बता दूं कि ये मैं डिबेट क्यों लाया, मैं इसीलिए लाया कि देखिए सजा उसी को कहा जाता है, पनिशमेंट उसी को कहा जाता है जो मिले तो लगे कि सजा हुई है और उस सजा से वो सुधरे। ऐसी सजा जो उसको सुधारे ही नहीं बल्कि हौसला बुलंद कर दे कि भाई इतनी कम सजा पे अगर मैं छूट जा रहा हूं या मैं बच जा रहा हूं, तो उसको देख के कई लोगों के बीच में एक गलत मैसेज जाता है। ऐसे में नए कानूनों की जरूरत तो है, बदलावों की जरूरत तो है। मोटे तौर पर इस डिस्कशन का जो नतीजा मैं निकाल पा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।